बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इमरजेंसी लगने वाली है। आजकल ये बात बहुत हो रही है, इमरजेंसी लगने वाली है, मार्शल लॉ आने वाला है, जुडिशल कू होने वाला है, जुडिशल मार्शल लॉ लगने वाला है, सॉफ्ट मार्शल लॉ लगा हुआ है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है 18 महीने में तो ये हुकूमत भी जा रही है। ये सब कहानी है क्या? बड़ी मिक्स प्लेट है। आज मैं आपको थोड़ी सी इसकी तफसील बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्शल लॉ पाकिस्तान में या ये जो इमरजेंसी लगने वाली है ये कब कब लग सकती है, एक्सपेक्टेड क्या है। अब जाहिर सी बात है, जब फिंच जैसे इदारा इतना बड़ा ज़बरदस्त क्रेडिट रेटिंग वाला जो है अपनी पेशेंट गोइयाँ दे सकता है, तो कुछ पेशेंट गोइयाँ आप हमसे भी सुन लीजिए और देखते हैं कि कितनी सच साबित होती हैं। उससे पहले कि मैं इस पे ऊपर जाऊँ, आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर अपने जानने वालों में, अपने ग्रुप्स में ज़रूर कीजिएगा। बात हो रही है जी इमरजेंसी की। पाकिस्तान में जी इमरजेंसी लगने वाली है। इमरजेंसी क्यों लगने वाली है? क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का वो रिजर्व सीट्स का जो फैसला आया है उसके बाद से हुकूमत जो है वो बिल्कुल ऑफेंसिव के ऊपर आ गई है। आज चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जिस तरह की गोलाबारी की है उससे तो साफ लगता है कि ये हेड्स ऑन लेने को आ गई है हुकूमत जुडिशरी को। उन्होंने कहा कि ज़मीर की आवाज़ के ऊपर फैसले नहीं किए जाते, आइन और कानून के हिसाब से किए जाते हैं, तो इसीलिए ये जो आप लोग फैसले अगर ज़मीर की आवाज़ सुन के कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को तो बैठना ही नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस चीज़ को लेके अब जब इमरान खान के हवाले में उसके हक में उसकी झोली में जो फैसले डाले जा रहे हैं और उनकी पसंद के जो जज हैं वो बैठ के उनके अपने पसंदीदा लीडर के लिए यानी कि जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस के हवाले से उन्होंने कहा कि उनके में से जो जिन लोगों को इमरान खान पसंद है उनके हक में बड़े ट्विस्टेड और टर्न्ड और घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के जो है वो उनके हक में फैसले निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हम नहीं होने देंगे और हम ना इसको बर्दाश्त करेंगे। तो ये तो आ गई पहली स्टेटमेंट ऑफेंसिव हुकूमत का। जैसा मैंने कहा, हुकूमत एग्रेसिव मोड के ऊपर है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं अगले 10 दिन के अंदर जो है वो कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगने वाली है या इमरजेंसी आ सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अब इसका क्या मतलब है जी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का? उसको भी थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद ही आप ये देखिए कि फिंच की एक रिपोर्ट आई है। फिंच ऑब्वियसली ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, दुनिया के 3 टॉप एजेंसीज में से एक है। उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं पाकिस्तान के सियासी हालात के हवाले से। ओवरऑल बाकी पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फोकस तो उसने की है, लेकिन उसमें कुछ उन्होंने आज इस दफा जरा मुख्तलिफ बातें की हैं। सियासी हालात में पाकिस्तान में आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है उसकी पेशन गोइयां की हैं। अब ये 3-4 चीज़ें हैं जो साथ साथ जुड़ी हुई हैं। अब सबसे पहले मैं अगर बात करूं मरीम नवाज साहिबा की, तो मरीम नवाज साहिबा बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही हैं PMLN को। नवाज शरीफ साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बेटी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की। और उनकी आज की जो उनकी जो टोन थी वो बड़ी सख्त थी। वो वजह ये थी कि वो ये कह रही थी कि इमरान खान के हक में जो जिस तरह के जो आगे से सवालात आ रहे हैं, जिस तरह के फैसले देखने को आ रहे हैं, वो तो साफ लग रहा है कि इमरान खान को बेसिकली जो है वो दोबारा रीइंस्टेट करवाने के लिए उसकी पार्टी को तहरीक इंसाफ को दोबारा सामने पावर कॉरिडोर्स में लाने के लिए और आगे, जैसा आपको याद होगा मेरे एक वीलॉग के अंदर मैंने कहा था कि रिजर्व सीट्स का फैसला जो है वो बेसिकली तहरीक इंसाफ के लिए इज अ ग्लेयरिंग विक्ट्री, क्योंकि वो एक दफ़ा पार्लियामेंट में आ जाते हैं, उनके पास कैंडिडेट्स आ जाते हैं, वो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो उसके बाद हुकूमत जो है, जो कि कोalition गवर्नमेंट में बैठी हुई है, उसको लेके वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो एग्जैक्टली वही चीज़ वापस दे कैन ब्रिंग बैक हिस्ट्री। जब उनके लीडर इमरान खान साहब को सक्सेसफुल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया गया था, वो इसी तरह का सक्सेसफुल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए अपना अलायंस क्रिएट करने की तरफ काम कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले बताया था। उसी को ही लेके आज भी ये अदम इस्तेहकाम के हवाले का इसका जिक्र आया दोबारा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो बैठे हैं या जो जुडिशरी है ओवरऑल, ये इमरान खान की हमायत कर रही है और ये अज़्म इस्तेहकाम लाने की तरफ जो है ये उनकी फैसिलिटेशन कर रही है PTI की कि वो इस हुकूमत को हटा दें। उन्होंने कहा कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही जो है वो ऑब्वियसली PTI के ऊपर बैन लगाने की बातें हो रही हैं। अब तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन लगाना और इमरान खान के ऊपर गद्दारी के केस लगाना, ये चीज़ें भी जो हैं ये हुकूमत कॉन्टेम्पलेट कर रही है। अगेन इसके पीछे सारी जो
जो बेसिकली जो डायरेक्टिव्स आ रहे हैं वो तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट एक साइड के ऊपर है और वो साइड इमरान खान नहीं है, इमरान खान किसी साइड पे भी नहीं है। ये तो अब हमने फिच से भी रिपोर्ट में देख लिया। लेकिन एक एक करके जरा इसके ऊपर बात करते हैं। पहला पहला जैसे मैंने कहा कि पहले ये देखते हैं कि ये हमारे जो सो कॉल्ड इमरजेंसीज लगने वाली हैं ये कब कब लग सकती हैं। तो पहली जो इमरजेंसी लग सकती है अक्टूबर के बाद, इस साल अक्टूबर के बाद इसलिए लग सकती है क्योंकि अक्टूबर में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है वो रिटायर हो जाएंगे और उनको जो रिप्लेस कर रहे हैं वो उनका नाम है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह। मंसूर अली शाह साहब जो है वो अबाउट 26 अक्टूबर 2024 में वो एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओथ ले लेंगे। मंसूर अली शाह साहब वही हैं जिन्होंने ये रिजर्व सीट्स का केस का फैसला पढ़ के भी सुनाया था, उन्होंने ही इसको अनाउंस किया था। और माना ये जाता है कि ये और इनके साथ ऐसे बहुत सारे जजेस, अथर मिनल्ला साहब हैं और हैं, तो वो सारे जो है वो पीटीआई के बड़े सपोर्टर हैं या पीटीआई को पसंद करते हैं, इमरान खान की सपोर्ट में बात करते हैं। तो इसीलिए जैसे ही जो है वो अक्टूबर आएगा और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो जाएंगे और मंसूर अली शाह साहब ज्वाइन करेंगे, तो वो आते ही दो काम करेंगे। एक काम तो वो ये करेंगे कि जो रिजर्व सीट्स का फैसला इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, आप ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से तो ये फैसला सुनाया गया है कि इनको इसको इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे। तो वो एक तो उस चीज़ को वो टेकअप कर लेंगे अगर तब तक ये फैसला इम्प्लीमेंट ना हुआ। और दूसरा जो है वो हुकूमत की पहले वाले में आपको बता दूं, हुकूमत इसको चैलेंज करने वाली है, तो ऑब्वियसली जब इसके अपील में जाएगी तो उस अपील को भी वो रफा दफा कर देंगे, ये माना जा रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा वो काम करेंगे वो ये करेंगे कि वो जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए हैं उसके हवाले से जो पिटिशंस डली हुई हैं उनको वो फौरी तौर के ऊपर ओपन कर लेंगे। और जैसा कि रिजर्व सीट्स के अंदर कहा जा रहा है कि तरीके इंसाफ के ना होते भी तरीके इंसाफ का नाम भी आ गया और तरीके इंसाफ को फैसला भी दे दिया गया, उन्हीं को ही उनकी सीटें दे दी गई, इवन दो उनका नाम इस केस के अंदर था ही नहीं, ये तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नाम था। तो ऐसे में इस तरह का जब फैसला आया है तो अब ये सस्पेशन हुकूमत की नज़रों में आ गया है कि जैसे ही ये काजी फायज ईसा साहब हटेंगे तो फौरी तौर के ऊपर जो है वो नए जो चीफ जस्टिस आएंगे उन्होंने तो आके 8 फरवरी को भी खोल देना है, उन इलेक्शंस को नल एंड वॉइड वो डिक्लेयर कर देंगे और री इलेक्शंस की तरफ जो है वो अनाउंसमेंट करवा देंगे। या आज और साथ साथ ही जो है वो रिजर्व सीट्स के हवाले से भी इन मामलों के ऊपर वो टेकअप करना शुरू कर देंगे और उसके ऊपर भी हुकूमत को ही जो है वो नुकसान और उनके हक में नहीं उनके खिलाफ फैसले आएंगे, क्योंकि अगेन माना ये जाता है या कहा यह जा रहा है या ये एक सस्पेशन है कि आने वाले चीफ जस्टिस और उनके साथ की बाकी काफ़ी सारी टीम के लोग जो हैं वो सारे तरीके इंसाफ के सपोर्टर हैं या तरीके इंसाफ के हमायती हैं। यही वजह है कि आज मरीम नवाज साहब भी जुडिशरी के ऊपर चढ़ाई कर रही थी। तो पहली बात तो ये कि पहली इमरजेंसी कब लग सकती है, वो लग सकती है जी अक्टूबर 26 के बाद जो है वो इमरजेंसी नाफिज की जा सकती है, क्योंकि इस तरह का जब प्रेशर आएगा और इलेक्शंस के ऊपर भी सवाल हो जाएगा तो हुकूमत तो फिर कहाँ अपने आप को बचाएगी और कैसे बचाएगी। तो इसलिए ये एक पहली इमरजेंसी आ सकती है। अब दूसरी इमरजेंसी के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है फिच की रिपोर्ट में। फिच की रिपोर्ट के अंदर कोई एक दो चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है। फिच की रिपोर्ट के अंदर ये ज़रूर कहा गया है कि जो है एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो करंट हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की ये 18 महीने चलेगी और 18 महीने के बाद जो है उस दौरान जो है ये बेसिकली IMF के मैंडेट जो फिस्कल रिफॉर्म्स हैं उसको भी जो है ये पुश थ्रू कर जाएगी और उसको भी जो है उनकी काफ़ी सारी चीज़ों को ये इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। और कहा है कि 18 महीने की एक्सपेक्टेशन है कि ये 18 महीने चल जाएगी। 18 महीने के बाद ये कहा जा रहा है कि या ये फोरकास्ट की गई है फिच की तरफ से कि जी 18 महीने के बाद जो है वो हो सकता है कि हालात ऐसे बन जाएं या हालात ऐसे अगर बन गए तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं रहेगी। अब ये 18 महीने क्या है, ये दूसरी इमरजेंसी है। 18 महीने के बाद अगर हुकूमत गिरने वाली है या गिर जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है उस वक्त भी तो इमरजेंसी लगेगी। इमरजेंसी दो किस्म की लग सकती है। अब फिच के हिसाब से उनका मानना है कि ये इमरजेंसी 18 महीने के बाद जो हुकूमत गिरेगी तो बेसिकली उसमें तहरीक इंसाफ का कोई फ़ायदा नहीं होगा।
उसमें बेसिकली होगा ये कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी मर्जी की टेक्नोक्रेट हुकूमत लेके आ जाएगी और फिर वो बकाया टाइम जो है वो उसी हुकूमत के ही होते हुए आगे गुजारेगी। तो बेसिकली इसमें किसी सियासी पार्टी का फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करना आसान है। इसका तरीक़ाकार जो मुझे समझ आती है वो ये कि जब टेक्नोक्रेट हुकूमत आती है तो बेसिकली उससे पहले वाकई इमरजेंसी लगती है, और वो मिलिट्री कू के तहत की शक्ल में आई है पाकिस्तान में इन द हिस्ट्री। तो क्या अभी भी ऐसा होने वाला है या नहीं? तो बेसिकली इस हवाले से भी जो है वो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये वाला मामला हो जाए, यानी कि अगर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आगे आनी है और अगर आ सकती है तो उसको लाने वाली तो फिर मिलिट्री लीडरशिप होगी, और उससे पहले अगर हुकूमत गिरेगी तो फिर जाहिर सी बात है वो मिलिट्री ही उसको गिरा रही होगी। तो अगर ऐसा है और अगर तहरीक इंसाफ को या और पार्टियों को उसके हुकूमत गिरने का कोई फायदा नहीं है, टेक्नोक्रेट सेटअप ही आना है, तो फिर जाहिर सी बात है फिर तो ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कुछ और आ रहा है, तो पार्लियामेंट तो इरेलीवेंट हो जाएगी इस ओवरऑल डिसीजन मेकिंग के अंदर जो फोरकास्ट फिच की तरफ से बताई जा रही है। अब इसको लेके 18 महीने ही क्यों? ये जो 18 महीने की जो बात की गई है ना, ये भी एक अपॉइंटमेंट और एक रिटायरमेंट के रेफरेंस से है। बेसिकली 18 महीने के बाद जो है वो आर्मी चीफ, करंट आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी और वो आर्मी चीफ नहीं रहेंगे, तो नए एक आर्मी चीफ आ जाएंगे। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्योंकि इस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इंक्लूडिंग ऑब्वियसली द चीफ हिमसेल्फ इज सपोर्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसलिए इनके होते हुए जो है वो हुकूमत को तो कुछ नहीं हो रहा, और अगर कुछ होगा भी तो वो कम से कम 18 महीने के बाद ही होगा जब आर्मी चीफ चेंज हो चुके होंगे। और साथ ही उन्होंने जो ये कहा है, तो ये क्यों कहा है कि जी वो ये होने के बाद भी टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा और इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में ही रहेंगे इनडेफिनेट टाइम के लिए, वो यानी कि 18 महीने की तो उन्होंने पहले ही बता दी कि खान साहब बाहर तो नहीं आ रहे कम से कम, और इस तरह का कुछ भी जो है सीन उनके हक में नहीं जाता। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि माना जा रहा है कि ये जो तहरीक इंसाफ कहती है ना कि जी सिर्फ एक शख्स है, एक शख्सियत की बेस के ऊपर वो अपने नैरेटिव बिल्ड करते हैं, और वो है जनरल आसिम मुनीर। क्या जनरल आसिम मुनीर का बैर है इमरान खान से, इसीलिए उनको वो आगे नहीं आने दे रहे, या उनके खिलाफ ये केसेस हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनके लोगों के खिलाफ हो रही हैं, ये तमाम चीज़ें वो कहते हैं ये सिर्फ एक शख्स से रिलेटेड है, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नहीं है। यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को वो इतना टारगेट उस तरह से नहीं करते जिस तरह से वो आसिम मुनीर साहब को करते हैं। लेकिन दूसरा जो इसका अदर साइड ऑफ द मिरर है या अदर साइड ऑफ द पिक्चर है, वो ये कहती है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर 9 और 10 मई को लेके शदीद गुस्सा पाया जाता है एट द लेवल ऑफ द होल इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर ये वहाँ से ये डिसीजन या फैसला ले लिया गया है कि इमरान खान को किसी भी लिहाज से बख्शना नहीं है, वो चाहे आसिम मुनीर हों सीट के ऊपर या ना हो, लेकिन इंस्टीट्यूशन का ये फैसला है। तो इसीलिए शायद फिच भी इस चीज़ को देख रहा है या देख रहा था कि जी उसकी फोरकास्ट के अंदर भी ये है कि जी अगर 18 महीने के बाद हुकूमत गिर भी जाती है तो भी जो है टेक्नोक्रेट सेटअप जरूर आ जाएगा, लेकिन इमरान खान नहीं आएंगे। हाँ, वो ये जरूर कहती है कि अगर अर्ली इलेक्शंस हो गए तो इमरान खान के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और उससे पहले उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने सवाल रेज किया कि क्या उससे पहले जो हालात ये इस तरफ जा सकते हैं उसका भी तो एक बिल्डअप होगा, वो सियासी बिल्डअप होगा। वो सियासी बिल्डअप कैसे हो सकता है? वो कहते हैं वायलेंस, राइट्स, प्रोटेस्ट, अगर ये सब कुछ जो है वो पॉलिटिकल अनरेस्ट फैलाएगा पाकिस्तान में तो जाके हो सकता है कि हुकूमत की बुनियादें हिलें। लेकिन साथ ही ये सवाल भी किया कि क्या तरीके इंसाफ ये कर सकती है? मेरे हिसाब से नहीं कर सकती, उनको करने ही नहीं दिया जाता, उनको मोमेंटम बनाने ही नहीं दिया जाता। एक जलसा करते हैं केपी में तो दूसरा वो कहीं और करना चाहते हैं तो उसको रोक दिया जाता है। उनके तो लोग दोबारा अपने गारों के अंदर घुस गए हैं जब से जो है ये 41 सीट्स के हवाले से लोगों के पीछे पकड़ दकड़ का मामला शुरू हुआ है। तो वो तो वैसे ही छुपे हुए हैं, तो वो लोग कैसे गैदर करेंगे? नहीं कर पाते, करना भी चाहें तो भी नहीं कर सकते। और नैरेटिव को चलाने के लिए आपको एक मोमेंटम की बहुत सख्त जरूरत होती है, पॉलिटिकल एक क्लाउड बनाने की जरूरत होती है, और उसी के अंदर ही रहते हुए जो है ना आप फिर अपना नैरेटिव को बार बार बिल्डअप करते हैं। लेकिन वो अब होने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये चीज़ भी एस्टैब्लिशमेंट देख चुकी है कि वो जो रिजीम चेंज का एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया था, जिसको बाद में खान साहब ने 90 जलसे या 80 जलसे करने के बाद उससे पीछे हट गए। वो जो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात जो उन्होंने की थी, जो कि एक इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में दी थी, जिसमें
सवाल में ये नहीं था कि मिलिट्री बेसिस मांगी जा रही हैं यूएस की तरफ से, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था अगर वो मांगेंगे तो हम कह देंगे एब्सोल्युटली नॉट। ये तमाम चीज़ें थी, ये भी बिल्डअप किया गया था, एक नैरेटिव जलसे किए गए थे, पब्लिक एंगेजमेंट थी उसके अंदर, और वो अब जो है तहरीक इंसाफ को किसी भी लिहाज से उसका स्पेस ही नहीं दिया जाता है, उनका मोमेंटम तोड़ दिया जाता है। और यही वजह है कि मुझे नहीं लगता कि आगे चल के कोई इस तरह का अनरेस्ट वो क्रिएट कर पाएंगे। अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, सब कह रहे हैं कि फिच ने कह दिया 18 महीने की गवर्नमेंट है, उसके बाद गिर जाएगी। सही है, एक्सपेक्टेड उनकी फोरकास्ट सही है, लेकिन उन्होंने एक और बात भी कही है जो कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सुर्खियों में नहीं आती है। फिच ने यह भी कहा है कि जहां ये हो सकता है कि 18 महीने की गवर्नमेंट चले, वहां उन्होंने ये भी कहा है कि इट इज हाईली अनलाइकली कि ऐसा हो। अब मैं आपको कोट एंड कोट कर देता हूं, इट इज इन द अनलाइकली इवेंट दैट द गवर्नमेंट इज रिप्लेस्ड, द मोस्ट लाइकली ऑल्टरनेटिव इज अ मिलिट्री बैक्ड टेक्नोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन रादर देन फ्रेश इलेक्शंस। दोबारा पढ़ देता हूं, जरा गौर से सुन लीजिएगा। In the unlikely event that the government is replaced, in the unlikely event that the government is replaced, the most likely alternative is a military-backed technocratic administration rather than fresh elections. Unlikely event, unlikely, it is unlikely कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो उसके पीछे उन्होंने कुछ बेसिस बताई हैं, और साथ उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ऐसा कुछ होगा तो कम से कम 18 महीने के बाद ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उससे पहले ही, उस वक्त ही हो, उससे पहले नहीं होगा। ये किसी ने खास कोई जिक्र नहीं किया। अल्टीमेटली अब जाके कुछ लोग अपनी तरह वर्ड्स को रीअरेंज कर रहे हैं कि असल बात तो उन्होंने कुछ और ही कही है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें कि पाकिस्तान में जो हुकूमत चल रही है वो इस्टेब्लिशमेंट की बैक हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट उसको बैक कर रही है, और साथ ही जो है अगर इस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी से भी जो है वो लड़ रही है, उसके तो बहरहाल वो तो एक बहुत ही सिवियर किस्म का, डेंजरस किस्म का जो है वो एक इंस्टीट्यूशनल जंग जारी है। उसके साथ साथ ही तहरीक इंसाफ को किसी भी लिहाज से कोई स्पेस नहीं दिया जा रहा है, इमरान खान के लिए कोई माफ़ी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में वो जो फ्रेश इलेक्शंस की वाली बात हो रही है, जो फिच ने भी कहा कि अगर इन अगेन अनदर सिनेरियो कि अगर इलेक्शंस पहले करवा दिए जाते हैं तो उसमें इमरान खान को बहुत बड़ी एज होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी होते दिखता नहीं है, क्योंकि उसका जो बिल्डअप होगा वो बनते दिख नहीं रहा है। और इस गवर्नमेंट को, जो कि अनलाइकली है कि वो क्या नाम है, गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया जाए, अनलाइकली है, लेकिन अगर जो है इस गवर्नमेंट की कोई बैकिंग है तो वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से आ रही है, और मिलिट्री जब उनके साथ है, जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो उनके साथ हैं, तो ऐसे में उनको हिलाना इतना आसान नहीं होगा। हाँ, इसका जो एक बैकग्राउंडर है, एंड में मैं आपको ये बस ये बता देता हूँ कि इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंडर वो ये है कि देखिए, एक सिनेरियो ये है कि गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट साथ है, दो इदारे साथ हैं, और दूसरी तरफ जो है वो जुडिशरी और तहरीक इंसाफ, बेसिकली अगर आप उसको लगा लें साथ, कि वो आपस में एक दूसरे के साथ साथ प्यार मोहब्बत का उनका ताल्लुक बना हुआ है। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किस तरीके से अगर पीटीआई के खिलाफ है और पीटीआई को किसी भी लिहाज से आगे नहीं आने देना चाहती, और सुप्रीम कोर्ट जिसमें लीगल चैलेंजेस भरे पड़े हैं इमरान खान के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उनको लेके जो है वो गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट मिलके एक अपना नैरेटिव बनाती है, एक अपना नैरेटिव बिल्डअप करती है, और उसके खिलाफ वो जो है बयानबाजियां करती हैं जैसी अभी हो रही हैं। तो ऐसे में जुडिशरी अगर उसको रिएक्ट करती है और वो फैसले जो है वो चाहे जिद में चाहे जैसे भी, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के हक में आना शुरू हो जाते हैं, और सिनेरियो ये बनता है कि अल्टीमेटली जो है देयर इज नो टर्निंग बैक, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर अगर पहुंच जाते हैं तो तब ये सिचुएशन शायद सामने आए कि मिलिट्री टेक ओवर हो जाए, द मिलिट्री माइट कम इन पावर, एक और मार्शल लॉ लगाया जाए, ये हो सकता है। उसके अलावा मुझे और कोई सिनेरियो उस तरह का दिख नहीं रहा है कि जो पाकिस्तान के ओवरऑल मामलात को जो है वो इस पॉलिटिकल केओस की तरफ ले जाए। हाउएवर, जैसा मैंने कहा कि फिच ने भी अपनी उसकी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, 18 महीने के बाद गवर्नमेंट गिर सकती है, आर्मी चीफ जाने वाले हैं, अक्टूबर में इमरजेंसी लग सकती है क्योंकि जस्टिस काजी भाई ईसा जाने वाले हैं, और उनकी जगह जो आते हैं वो पीटीआई के सपोर्टर हैं। इसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट में अगर चेंज ऑफ कमांड होती है तो नया बंदा कौन आता है, कौन चीफ आते हैं,
और हमारे तो हिस्ट्री है कि चीफ जो आते हैं वो अपनी उनके हिसाब से जो है वो हुकूमत चलना शुरू हो जाती है, वो सियासी इंटरवेंशन तो उनकी रहती ही रहती है। बाजवा साहब की तो तारीफ़ें बांधते हुए जो है उनकी उनकी कसीदे पढ़ते हुए जो है वो तो इमरान खान साहब भी नहीं थकते हैं। उनका तो हर फैसला जो उनके खिलाफ उनको क्रिटिसाइज करने के लिए उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं ये तो मैंने नहीं किया था, ये तो बाजवा ने किया था। तो ऐसे में जो है वो पर्सनालिटी वो जो पोजीशन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वो बड़ी सेंसिटिव और बड़ी क्रिटिकल हो जाती है। और वहाँ पे आसिम मुनीर साहब के जाने के बाद कौन ज्वाइन इन करता है और उसके आने के बाद जो है क्या जो है वो इस तरह का कोई मामला बनता है कि नून लीग भी जो है जो हुकूमत में कोalition में बैठी है ये भी इस काबिल ना छोड़ें इसको कि क्या इसको भी बर्दाश्त किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और अगेन व्हेन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान की तारीख में इसी तरीके से ही मिलिट्री टेक ओवर्स पहले भी हुए हैं। हाउएवर जैसा मेरा अंदाज़ा ये है कि द गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, नहीं जा रही है। और जहाँ तक मैं इमरान खान साहब को देखता हूँ तो इमरान खान साहब के लेके अगर इंस्टीट्यूशन ने ये फैसला कर लिया है कि 9-10 मई के ऊपर कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि बहरहाल वो वाक़े ऐसे हैं विच इज़ हिट अ वेरी डिफ़िकल्ट वेन ऑफ द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और बहुत पेनफुल जो है उनको तकलीफ इस चीज़ की बर्दाश्त करनी पड़ी है। अब वो शायद इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, फ़िलहाल तो नहीं है, कम अज़ कम दिखता तो नहीं है। एज आई स्पीक टू यू राइट नाउ कोई माफ़ी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई इस तरह की लेवरेज नहीं है। उल्टा वो तो कहते हैं हमारे पास तो सैकड़ों केसेज और हैं, ये किस किस में छुटेगा, किस किस में बचेगा, ठोक के रखेंगे, बंद रखेंगे, इसको नहीं छोड़ते। तो ये भी जो है एक चीज़ ऐसी है जो कि आगे चल के हो सकता है कि अपने मुख्तलिफ जो है वो नौयत के कलर्स जो है वो चेंज करती रहे। हाउएवर इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखिए तो पाकिस्तान में एक बहुत ही अनसर्टन सिचुएशन बनी हुई है। एक तरफ इदारे लड़ रहे हैं, अब हुकूमत जो है हुकूमत के पास परफॉर्मेंस तो उस तरह की नहीं है, जाहिर सी बात है अभी तो आई है और कुछ ही अरसा हुआ है। तो ऐसे में जो है ये क्या आगे दिखा पाएगी या क्या दिखा पा रही है, इसको महंगाई का तूफान है पाकिस्तान के अंदर। ऐसे में किस तरीके से ये अपने आप को ये जस्टिफाई करेगी कि हाँ जी हम बहुत अच्छी हुकूमत कर रहे हैं। तो हर सियासी पार्टी को जैसे नैरेटिव चाहिए होता है और वो नैरेटिव सियासत में जो है वो किसी न किसी दूसरे इदारे के एंटी होना चाहिए। तो नून लीग की तो हिस्ट्री है, ये जुडिशरी के ही एंटी रहे हैं हमेशा से और अभी भी जो है वो ऐसा लगता है कि इसी चीज़ का ही बयानिया बनाया जा रहा है कि जी इसको हम एंटी जुडिशरी जो है वो नैरेटिव बनाएंगे और एंटी पीटीआई रहेंगे। पीटीआई को जो बैन करने की बात हो रही है उसको लेके भी जो है वो हुकूमत में कन्फ्यूजन है, क्योंकि उनके जो अलायंस वाले पार्टी के लोग हैं और अपनी पार्टी के लोग भी हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये आप हम कर तो दें, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे कर देंगे, उनके प्रेशर के अंदर भी कर देंगे कि ठीक है पीटीआई के ऊपर बैन लगाओ, लेकिन क्या इससे कोई फ़ायदा होगा? नॉट टू फॉरगेट तहरीक इंसाफ पिछले 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में है, तीसरा टेन्योर है उनका, वहाँ पे एक बड़ी वोट बैंक है, एक पॉपुलर पार्टी है। इमरान खान साहब इज़ अ वेरी पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान। ऐसे कैसे आप उनको इस तरीके से वाइप आउट कर पाएंगे? और सबसे बड़ी बात ये कि जो उनको कंसर्न है कि ठीक है उसको वाइप आउट कर भी दें तो कोई बात नहीं, हमारा तो सियासी फ़ायदा ही है, लेकिन एक दफ़ा ये चीज़ हो गई तो इसका तहरीक इंसाफ के बाद अगला नंबर होगा किसका? यही सवाल इसके अंदर फिर उनको अपनी शक्लें दिखती हैं, जिसकी वजह से जो है वो और ज़्यादा परेशान होते हैं। हाउएवर जैसे मैंने कहा कि ये बिल्कुल एक खिचड़ी बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, माहौल की भी, सियासत की भी, जिसको देखो इमरजेंसियाँ लगवा रहा है। और फिच ने भी कह दिया कि जी ठीक है लगवा देते हैं जी, फिर इमरजेंसी टेक्नोक्रेट सेटअप भी ले आएंगे, क्योंकि सियासत जो है वो तो बिल्कुल ही जो है ना अपने लोएस्ट लेवल के ऊपर आई हुई है, डेमोक्रेसी भी अपने लोएस्ट के ऊपर आई हुई है, डिक्टेटेड हमारी इकॉनमी है IMF के हाथ, डिक्टेटेड डेमोक्रेसी चल रही है और एक ऐसी राइवलरी बनती आ रही है जो कि पाकिस्तान की 4 जो पिलर्स हैं उनमें से 3 पिलर्स को आपस में लड़वा रही है और एक पिलर जो बच जाता है मीडिया का वो इधर से भी और उधर से भी किसी न किसी तरीके से बचा करके अपने आप को सीधा करके चलने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी जब किसी घर की बुनियाद अगर इस तरह से कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाए तो वो घर कितनी देर टिकता है। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। मेरा तो बहुत पक्का यकीन है कि ये तमाम लोग जो हैं ये बेसिकली ख़ास तौर पे जो सियासतदान है ये सबसे बड़ा नासूर हैं पाकिस्तान की इस तमाम मुश्किलों का सबसे बड़ी वजह है। पहला और फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है हमारी, जाहिर सी बात है जिस मुल्क की हिस्ट्री के अंदर मार्शल आर्ट्स हों तो कैसे इस चीज़ को डिनाई कर सकते हैं कि उनका कोई अमल दखल नहीं है इस तमाम बिगाड़ के अंदर। हाउएवर ये इंस्टीट्यूशनल लड़ाई है जी और ये किस तरफ जाके रुकेगी, कब रुकेगी, कोई भी पीछे कदम अपना हटाने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में
अगर पीएमएल पीटीआई को बैन करेंगे तो ये जहन में रखिए कि ये फिर आगे चल के जो है वो एक दिन आएगा जब पीएमएलएन भी बैन होगी, फिर पीपल्स पार्टी भी होगी, फिर और पार्टियां भी होंगी। तो एक चीज़ की जब हवा चल जाए और जब आप वो खुद अपनी अकल को छोड़ के किसी और के डायरेक्टिव के ऊपर चलना शुरू हो जाएं और उसके कहने के ऊपर ये सब करना शुरू हो जाएं, तो फिर आपकी वो जो है ना, वो जो इमेज है, वो जो सियासी रेलेवेंस है, डेमोक्रेसी के अंदर आप रिप्रेजेंटेटिव बनने की कोशिश जो करते हैं, वो तमाम जो है वो बिल्कुल ही एक वेग सी, कमज़ोर सी आपकी शक्ल दिखाती है। अनफॉर्चुनेट है कि ये पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं, लेकिन क्या कीजिए, फ़िलहाल ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से ये जो इदारों की जो आपस की कन्फ्रंटेशन है, ये कहीं पे भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही। यही वजह है कि हर कोई इमरजेंसी लगने की बात कर रहा है। इसीलिए मैंने भी सोचा कि आपको बता दूं कि पाकिस्तान में अगर इन हालात के अंदर इमरजेंसी लगी तो कब कब लग सकती है। 1 अक्टूबर में जब चीफ जस्टिस चेंज होंगे, दूसरी 18 महीने के बाद जब आर्मी चीफ चेंज होंगे। तो लेट्स सी ये इमरजेंसी लगती कब है एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया।